तो क्वेश्चन नंबर 75 तक पिछले वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। 75 के आगे चलते हैं। इस वीडियो में करेंगे 76 से 100 तक के क्वेश्चंस, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चंस चल रहे हैं फिजिक्स के, ये रेगुलर चल रहे हैं। तो आज करते हैं 76 क्वेश्चन से लेकर के कहाँ तक के 100 तक के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके पहले के वीडियोस के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हो। जो रेलवे की प्ले लिस्ट दिख रही है ना, उसमें जाकर के देख सकते हो। तो आज का पहला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो डेसिबल इकाई है वो किसके लिए यूज़ में आती है, किसके लिए काम में आती है? तो जो डेसिबल होती है वो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए काम में आती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करते हैं? इको साउंड जो होता है ना, मतलब जो गूंज होती है, साउंड गूंजता है, वो साउंड क्यों गूंजता है, किसके कारण गूंजता है, वो बताना है। तो ध्यान रखना, वह गूंजता है किसके कारण? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण यह साउंड गूंजता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार सिस्टम होता है ना, वह किसके ज़्यादा यूज़ में काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ये सोनार होता क्या है? जैसे ही कोई नाव चलती है ना, अब ये नाव पानी के अंदर चल रही है, लेकिन जैसे ही पानी के नीचे कहीं पर एक चट्टान आ जाती है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी तरंगे यहाँ से छोड़ी जाती है और ये नाव के आगे आगे चलती रहती है। ऐसे तरंगे फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, और जैसे ही कहीं से ये तरंगे लौट करके वापस आ जाती है तो उन्हें इसका पता लग जाता है कि आगे चट्टान है, आगे कोई रुकावट है। वो सब जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम कौन सा कहलाता है? सोनार सिस्टम कहलाता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा, क्योंकि जहाज़ों के जो टकराव रुकावटें हैं उनका पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? जो उतार चढ़ाव होता है वो कहलाता है डॉपलर प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये जो कारण होता है ना, ये भी डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या होता है? जैसे तुम यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, तो उसकी जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ से फिर दूर जाएगी ना, तो दूर जाने के साथ साथ उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। केल्विन मान से मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? अब यहाँ पर पूछा गया है केल्विन मान में मानव के शरीर का तापमान। तो जो मानव के शरीर का तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर सेंटीग्रेड में 37 डिग्री के आसपास होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन केल्विन में कितना होता है? तो जो केल्विन में होता है ना, वो होता है कितना? ध्यान रखना, वो होता है 310। कितना होता है? 310। कैसे होगा वो देखना। 273, इसमें ऐड करना है कितना? 37। ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 0 और 1 और 0 और 1 और फिर 1, 310। क्योंकि हमें पता है कितना होता है सेल्सियस में? 37। और जो केल्विन वाला पैमाना स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 273 से। इसलिए उसमें ऐड कर देंगे कितना? 37, जो हमें निकालना है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों में एक ही होता है? तो कितनी डिग्री सेल्सियस पर दोनों में एक ही पैमाने पर होता है यह? तो ये ध्यान रखना, होता है किसमें? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस का पैमाना और फ़ारेनहाइट का पैमाना दोनों एक ही होते हैं, इसे ध्यान रखना। अगला है, न्यूनतम संभव ताप है, सबसे कम संभव ताप कौन सा है? मतलब इससे कम टेम्परेचर नहीं बताया जा सकता, तो वो कौन सा होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, यह न्यूनतम संभव ताप होता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान हमें बताना है, तो वह कितना होता है? वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग, या 98.6 फ़ारेनहाइट हो, वह भी सही है। और यहाँ पर देखा जाए तो 98 डिग्री से फ़ारेनहाइट भी सही माना जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, अब वहाँ पर आया था फ़ारेनहाइट में, लेकिन यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू सही है? तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट वाली गलत है, सेल्सियस वाली भी गलत है, केल्विन वाली भी गलत है। तो सही कौन सी है? 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है ऐसा? उसका रीज़न क्या होता है? तो उसे समझना। जो लोहे का गुटका होता है वह ज़्यादा ठंडा होता है, तो वह क्यों ठंडा होता है? उसका रीज़न होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लोहा क्या होता है? अधिक ठंडा होता है।
आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का इधर से उधर चलना, कम से ज़्यादा होना, वह क्या कहलाएगा? उसका ऊर्जा का संवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊर्जा का संवहन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इन द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वह क्या हो जाएगा? पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। इसलिए ही जो थर्मामीटर बने होते हैं, उन थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? हमेशा पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? दोनों परतों के बीच की संपुष्टि वायु के कारण वह उष्ण आवरण प्रदान करती है। कौन सी वाली? तो समझना, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उससे 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो वह क्यों होता है? दोनों परतों के बीच की संपुष्टि वायु के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का ताप का कम अवशोषण करते हैं। वो क्या करेंगे? हमारे अंदर की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे वहीं पर मेंटेन रखेंगे। वो हमारी बॉडी की ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वह अवशोषित ना करे। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, किस में होता है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग? तो ध्यान रखना, यह अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यावर्तन और धूर्मित में इसका यूज़ किया जाता है। न्यून तापमानों का क्रायोजेनिक्स का यूज़ किया जाता है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस? तो ध्यान रखना, वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, तो इस कारण क्या होती है? ओस नहीं बन पाती है, क्योंकि उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित होना। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है वाष्पीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। पहाड़ों पर निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो पानी होता है ना, वो किस टेम्परेचर पर ही उबलने लग जाता है, वह हमें बताना है। तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लग जाता है। जबकि जो धरातल होती है, जो पृथ्वी होती है, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उसका तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब पहाड़ों पर जाते हैं तो 100 डिग्री से कम में ही पानी उबलने लग जाता है। यह सब क्यों होता है? उसके दाब के कारण, वायु दाब के कारण यह सब होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वह अधिक होती है पानी की गुप्त ऊष्मा से। इसलिए भाप से अधिक हाथ जलता है उबलते हुए जल की अपेक्षा में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो जो प्रथम नियम होता है वह किस अवधारणा की पुष्टि करेगा? तो वह करेगा ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि को। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि को करेगा। और 99 क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो जो प्रकाश तरंग होती है वह ध्यान रखना किस प्रकार की तरंग होती है? वह होती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश किरण। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस फिजिक्स के आने वाले उनका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये थे वीडियो के कुछ और 25 क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करते हैं।